नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर ददमन तिवारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलबी 5 ईयर कोर्स एलएलबी थ्री कोर्स में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के हम लोग लगातार बात करते आए हैं और आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलएलबी इंटीग्रेटेड 5 ईयर डिग्री कोर्स में जो एक टिपिकल पेपर माना जाता है। मैं तो कहूँगा मैं अपने समय से इसको टिपिकल पेपर मानता आया हूँ। एलएलबी इंटीग्रेटेड 5 ईयर डिग्री कोर्स में फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर कोड LB102 पेपर नंबर 2 इकोनॉमिक्स फर्स्ट का जो पेपर है आपका, तो एक बार पहले तो हम इसके सिलेबस पर निगाह डालें कि पहली यूनिट है वो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स है और उसमें आपको इकोनॉमिक्स का नेचर, इकोनॉमिक्स की सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक्स की जो बंटवारा हुआ है माइक्रो में, मैक्रो में, सूक्ष्म में और लघु में, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और डेमोक्रेसी की इकोनॉमिक थ्योरी है, इकोनॉमिक्स एंड लॉ में क्या रिलेशन है और जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के वो संतुलन है, साम्य है, इक्विलिब्रियम है, मार्जिनल यूटिलिटी है, अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ब्लैक मनी है, प्राइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। दूसरी यूनिट में डिमांड एंड सप्लाई के विषय में जिसमें आप डिमांड का लॉ पढ़ते हैं, सप्लाई का लॉ पढ़ते हैं, मांग की लोच पढ़ते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स एप्लीकेशन, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आपको खींचना होता है, ग्राफ बनाना होता है, एजम्पशन एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आप पढ़ते हैं, कंज्यूमर सरप्लस पढ़ते हैं। तीसरी यूनिट मार्केट को लेकर के है, मार्केट स्ट्रक्चर को लेकर के, जिसमें आपको मार्केट की क्लासिफिकेशन पढ़ने होते हैं, रेवेन्यू एंड कॉस्ट कर्व्स पढ़ने होते हैं, प्राइस एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता, मोनोपोली मतलब एकाधिकार आपको पढ़ना होता है, कार्टल्स डंपिंग बहुत ही जरूरी है आपके लिए, और जो एंटी मोनोपोली लॉज हैं, किसी भी एक व्यक्ति का साम्राज्यवाद किस्म का नहीं होना चाहिए इकोनॉमी में। चौथी यूनिट जो है वो फैक्टर प्राइसिंग की है, जिसमें आपको मजदूरी की जो थ्योरी है, सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ वेजेज है, और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर आप पढ़ते हैं, रेंट की रिकार्डियन और मॉडर्न थ्योरीज पढ़ते हैं, लैंड रिफॉर्म्स पढ़ते हैं, भूमि सुधार, ये आपके लिए बहुत जरूरी टॉपिक है। एक सवाल आपको भूमि सुधार से, रिकार्डियन थ्योरी से जरूर मिल जाता है। तरलता पसंदगी सिद्धांत, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी आप पढ़ते हैं इंटरेस्ट में, और आखिरी जो टॉपिक है वो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। इतनी चीज़ें आप पढ़ते हैं आपके सिलेबस के अनुसार। अगर हम लोग एक बार बात करें उन सवालों की जो आपके लिए ज़रूरी हैं, या कहें तो जो वो सवाल जो आपके लिए ऐसे हैं जिनको पूछे जाने की उम्मीद काफ़ी रहती है, संभावना काफ़ी रहती है, तो हम लोग एक बार अपने पुराने पेपर एक बार देख लेते हैं और फिर बताते हैं कि जो आपके लिए टॉपिक हैं वो क्या ज़रूरी हैं। तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो जैसे हम लोगों ने शुरुआत में कहा कि आपको एक तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो डिफरेंस है, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस है, इकोनॉमिक्स का जो लॉ से रिलेशन है और जो सिग्निफिकेंस है, जिसमें आपको कभी कभी एडम स्मिथ के माध्यम से या ऐसे पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के पिता कौन है और किस वजह से उनको पिता माना जाता है, उनकी पुस्तक का नाम लेकर के। तो आपको एक सवाल थोड़ा सा इकोनॉमिक्स, और चूंकि आप लॉ के छात्र हैं, इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं, तो लॉ और इकोनॉमिक्स को मिला करके सवाल आपको पढ़ने की आवश्यकता है। और जो दोनों की डेफिनेशन है, मार्शल की डेफिनेशन, रॉबिन्स की डेफिनेशन, जैसे सवाल क्या हो सकता है कि गिव अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय मार्शल एंड रॉबिन्स। तो मार्शल तथा रॉबिन्स द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की तुलनात्मक आपको व्याख्या करने के लिए तैयार रहना है, इकोनॉमिक्स लॉ के रिलेशन को समझना है, इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो का क्या अंतर है उसको भी कायदे से पढ़ लीजिएगा, आपके लिए यहाँ पर जरूरी है। आगे बढ़ते हैं तो जब हम लोग, चूंकि जीएसटी का समय है और टैक्सेस की हम लोग बात कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस की, उसमें जीएसटी भी आपके लिए जरूरी है। एक सवाल देखिए कैसे निबंधात्मक किस्म का एक सवाल आपसे पूछा गया है कि इंडियाज फेनोमेनल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इज एन आउटकम ऑफ myriad ऑफ रिफॉर्म्स, वन सच बीइंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चूंकि ये जो 2022 में इस प्रकार का एक सवाल पूछा गया था, जीएसटी चूंकि बहुत, और मैं कहूंगा कि इकोनॉमिक्स में या इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए अगर कुछ बहुत ज्वलंत मुद्दा है, बर्निंग इशू है, मैं बार बार हर विषय के लिए कहता हूं कि हमारा जो विश्वविद्यालय का जो पेपर, जो पैटर्न जो है उसका तरीका है, बनाने का तरीका है, वो ऐसा है कि जो समानांतर चीजें चल रही हैं उससे चीजों को जोड़ करके पूछा जाए। तो जिस समय जीएसटी का बहुत बोलबाला था, या कहें कि अभी भी है, उस समय सवाल इस प्रकार का पूछा गया था। तो अगर इस प्रकार का कोई कंसेप्ट आपके दिमाग में होगा कि हाल में कुछ ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा बदलाव किया है, या वित्त मंत्रालय से ऐसी कोई बड़ी सूचना है, खबर है, या कोई बड़ा परिवर्तन है, तो वहां से भी सवाल बनने की संभावना रहती है। देखिए सवाल कैसे पूछा गया था कि भारत का अभूतपूर्व विकास प्रक्षेप वर्ग असंख्य सुधारों का परिणाम है, जिनमें से एक वस्तु एवं सेवा कर है। तो आपको कुल मिलाकर के जीएसटी पर विशेष फोकस करना था। तो आप प्रयास करिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी कास्ट, ब्लैक मनी, इस प्रकार के जो छोटे छोटे सिद्धांत हैं, और इन सिद्धांतों पर अगर हाल में सरकार के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा कोई बड़ी रूलिंग है, या कहीं कोई बहुत आमूलचूल परिवर्तन है, बड़ा परिवर्तन किया गया है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा।
तो एक तो ऐसे सवाल डेफिनेशन किस्म के, दोनों का इकोनॉमिक्स का रिलेशन, हमारे डेमोक्रेसी पे इकोनॉमिक्स का क्या असर पड़ रहा है, उस प्रकार का सवाल। और एक सवाल इसके बेसिक कंसेप्ट है जिसमें आप जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं और उन परिभाषाओं पर आधारित कोई वर्तमान का या जो ताजा तरीन कोई मामला उदाहरण है। तो आगे बढ़े तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो आपके लिए जरूरी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, इस प्रकार से कि डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की कीमत लोच को परिभाषित कीजिए, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है। तो जो लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई वाली लाइन से है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाली लाइन से है सवाल, वो इस प्रकार से बनता है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो वहां से भी सवाल आपके लिए बन सकने की संभावना है, काफी उम्मीद है, तो उसको पढ़िएगा इस प्रकार से कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व टेक्निक। आप जितने भी आपके सिलेबस में इकोनॉमिक्स का जो कि आपका पेपर है और इंटर पास करके आप अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग माध्यम से मेरा है, कोई साइंस साइड से होगा, कोई आर्ट्स से होगा, कोई कॉमर्स से होगा, तो इस प्रकार से चूंकि आप अलग अलग जगहों से, अलग अलग माध्यमों से यहाँ पर आए हैं, तो इकोनॉमिक्स का जो पेपर है थोड़ा सा आपके लिए अलग किस्म का है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छा स्कोर करना है, तो उसमें ग्राफ बनाने से मत चूकिएगा। जितने भी एनालिसिस हैं, जितने भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मार्जिनल यूटिलिटी है, कहीं पर अपॉर्चुनिटी कास्ट है, कहीं पर अगर आप उसको ग्राफ से समझा सकें, उसको आप चार्ट से समझा सकें, तो आपके लिए बड़ा ही बेहतर हो जाएगा। जैसे एक सवाल इस प्रकार से भी पूछा गया है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी विद द टेबल एंड डायग्राम। स्पष्ट लिखा हुआ है कि तालिका एवं रेखा चित्र की सहायता से सम सीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या कीजिए। या सप्लाई को अगर हम थोड़ा सा बदल के पूछें तो सवाल इस प्रकार से था कि व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इट, डिस्कस इन डिटेल, इंक्रीज इन सप्लाई एज एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। आपूर्ति से आप क्या समझते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक क्या है, आपूर्ति में वृद्धि और आपूर्ति के विस्तार पर चर्चा कीजिए। तो सवाल आपसे जिस बिंदु पर रहे, प्रयास कीजिए कि उस बिंदु को टेबल से और ग्राफ से समझाने का प्रयास करिए। कभी कभी ए बी करके जब छोटे छोटे सवाल पूछे गए, जो मैं पहली यूनिट की अगर बात करूं, तो आपसे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का अंतर पूछा गया, या आपसे पूछ लिया गया ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है, काले धन का मतलब क्या होता है। तो जो पहली यूनिट की 5वीं लाइन के बेसिक कंसेप्ट वाली बात हम लोग कह रहे थे कि या तो ताजा तरीन मामले, या तो जो उसकी कहे तो डेफिनेशंस, वो आपके लिए बहुत जरूरी है, पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़े तो जो ये कार्टलाइजेशन वाली चीज़ है वो भी आपके लिए ज़रूरी है। हम लोग एक बार इसको जहाँ पर चर्चा कर रहे थे वहाँ पर दोबारा आकर के देखते हैं। तो आगे बढ़ें, आपको डिस्कस द शेप्स ऑफ टोटल एंड एवरेज कॉस्ट कर्व्स इन द शॉर्ट रन विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की सहायता से अल्पकाल में कुल तथा औसत लागत वक्रों के आकारों की विवेचना कीजिए। कायदे से इसको पढ़ लीजिएगा। डिस्कस द शेप्स ऑफ टोटल एंड एवरेज कॉस्ट कर्व्स इन द शॉर्ट टर्म विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ये आप सवाल देख लीजिएगा। आगे बढ़ें तो जो परफेक्ट कंपटीशन वाली बात है या मोनोपोली की बात है, एकाधिकार की बात है, वहां से सवाल किस प्रकार से बनता है। बाय ब्रिंगिंग आउट डिफरेंसेस बिटवीन मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। आपको मोनोपोली में परफेक्ट कंपटीशन में अंतर भी समझना है कि एकाधिकार का पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब क्या होता है। बाजार के लिए एकाधिकार ठीक है या बाजार के लिए पूर्ण प्रतियोगिता ठीक है। सवाल किस प्रकार से हो सकता है कि बाय ब्रिंगिंग अबाउट differences between monopoly and perfect competition, list the assumption of a perfectly competitive market, how is output determined under perfect competition in short term। हिंदी में कहें तो एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता के बीच अंतर लाकर पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की मान्यताओं की सूची बनाइए। अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो जो परफेक्ट कंपटीशन की बात हम लोग कर रहे थे, मोनोपोली की बात कर रहे थे, वहां पर इस प्रकार का सवाल आपके लिए बन सकता है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी आपके लिए बहुत जरूरी है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के साथ ही रेंट की थ्योरी भी आपके लिए जरूरी है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी से जो सवाल पूछे जाते हैं, डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज के तरलता पसंदगी सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। रेंट से किस प्रकार के सवाल आए हैं। रेंट इज अ रिवार्ड फॉर स्पेसिफिसिटी ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। In the light of above statement, explain the modern theory of rent, Ricardian theory of rent, modern theory of rent। लगान एक उत्पादन के साधन की विशिष्टता का पारितोषिक है। उपर्युक्त कथन के प्रकाश में लगान के आधुनिक सिद्धांत को समझाइए। इस प्रकार से सवाल आपसे पूछा गया है। काफी उम्मीद है इस प्रकार के सवाल के आने की। सवाल आगे बढ़े। डंपिंग और जो कार्टल वाली बात है, वो सवाल आपके लिए मैंने कहा कि वो जरूरी है। वो दोनों पॉइंट, पहले तो कार्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कार्टल का मतलब क्या होता है, क्या कार्टल परफेक्ट कंपटीशन में ठीक है या क्या कार्टल मोनोपोली को बढ़ावा देता है, कार्टल ठीक है या नहीं, वैध है या अवैध है, किस स्थिति में, अगर वैध है तो किस स्थिति में वैध है। इस प्रकार से आपसे कहें तो आलोचनात्मक परीक्षण किस्म के क्रिटिकली एग्जामिन तरीके के सवाल पूछे गए हैं। और कई बार डायरेक्ट उसका जो प्रिंसिपल है वो सीधा पूछा गया है। सवाल किस प्रकार से हो सकता है, व्हाट इज डंपिंग या व्हाट इज कार्टलाइजेशन। डिस्कस
द टाइप ऑफ डंपिंग्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द एंटी डंपिंग मेजर्स अवेलेबल विद गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा एंटी डंपिंग के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, या कहें किसी को जमाखोरी से रोकने के लिए, मुनाफाखोरी से रोकने के लिए। जमाखोरी मुनाफाखोरी दोनों अलग टर्म्स हैं, दोनों का अलग का मतलब भी है, लेकिन जमाखोरी का उद्देश्य ही मुनाफाखोरी है। तो जमाखोरी को रोकने के लिए कहें, इस पर जो अवरोध लगाने के लिए सरकार के पास क्या व्यवस्थाएं हैं। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड से एक चीज़ और देख लीजिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड को नापा कैसे जाएगा, मापा कैसे जाएगा, वो भी आपके लिए जरूरी है। तो उसको एक बार प्रयास करिएगा कि आप देखते हुए आएँ। कुछ एक चीज़ें और हम अगर देख लें कि जो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, डंपिंग की हम लोगों ने बात करी, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड की हम लोगों ने बात करी है, कर्व्स की बात करी है, कार्टिलाइजेशन की बात की है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में हम लोगों ने कीन्स वाली जो बात कही कि उसके विषय में बताइए। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेज, वेजेज जब आप पढ़ रहे हैं, थ्योरी ऑफ वेजेज जब आप जहाँ पर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर प्रयास करिए कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेज है, हिंदी में कहें तो मजदूरी के सीमांत उत्पादक सिद्धांत का समीक्षात्मक मूल्यांकन, वो आपके लिए जरूरी है। और बार बार मैं कह रहा हूँ, कंपटीशन बाजार वाली जो बात है, बाजार में परफेक्ट कंपटीशन का, मोनोपोली का अंतर कायदे से पढ़ लीजिएगा। सवाल इस प्रकार से भी आया है कि लिस्ट द एजम्पशंस ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, प्राइस एंड आउटपुट इज डिटरमाइंड इन लॉन्ग रन अंडर। आप प्रयास ये करिए कि जो भी सवाल आप कर रहे हो, चाहे पूर्ण प्रतियोगिता का सवाल कर रहे हो, चाहे मार्जिनल यूटिलिटी का कर रहे हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड का कर रहे हो, चाहे आप नॉर्मेटिव साइंस, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में अंतर बता रहे हो। मतलब मुझे इकोनॉमिक्स में कोई बहुत मेरी विद्वता नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, निवेदन भी करूँगा कि अपने सवाल को जितना अधिक से अधिक आप चार्ट से समझा सकेंगे, ग्राफ से समझा सकेंगे, वो चीज़ आपके पक्ष में जाएगी, वो चीज़ आपके फेवर में जाएगी और आपके एग्जामिनर को, आपके इवेल्युएशन करने वाले को आसानी से समझ में आएगा। कई बार इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि आप ग्राफ तो बनाते हैं, लेकिन वो आप ऐसा ग्राफ बनाते हैं जो आपको समझ में आ रहा है, आपके हिसाब से आपने ऐसे लाइन एक ऊपर खींची या लाइन अपनी नीचे खींची। अब आपका हो सकता है तरीका नीचे खींचना, ऊपर खींचना, आपके हिसाब से कुछ और हो। तो प्रयास ये करिए कि जो उसका यूनिवर्सल समझने वाला उसका ग्राफ है, आप वैसा ही ग्राफ बनाइए, अपने हिसाब से ग्राफ मत बनाइए कि फला किताब में या फला गाइड में मैंने देखा था। जो क्लास में आपके बताया गया हो या जो वास्तव में वैलिड हो, वैसा ग्राफ आप बनाइए। और नहीं तो आड़ी तिरछी लाइन खींचना ही ग्राफ नहीं होता, आड़ा तिरछा कुछ भी लिखना टेबल नहीं होता है। अधिक से अधिक टेबल और अधिक से अधिक ग्राफ आपको इस पेपर में सफल करेगा, विजयी करेगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं इकोनॉमिक्स पेपर के लिए। और मैं दोबारा से कहूँगा कि ये पेपर LLB ऑनर्स के सेमेस्टर 1 में मुझे लगता है कि अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो सबसे मुश्किल, सबसे कठिन होने वाला है, हो सकता है। ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो और जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं पुराने वर्ष के या इस वर्ष के संभावित, उससे आपको सवाल कुछ मिल जाए। ढेर सारी शुभकामनाएं, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।